अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समाम क्रिप्टो करेंसी। आज दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, एक्चुअली में इसका कंसेप्ट क्या है। क्योंकि अगर पाकिस्तान से बाहर दूसरे कंट्रीज में देखें, जैसे इंडिया है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, इंग्लैंड है और ETC वगैरह, चाइना है, तो उनके अंदर क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर है और लोग बहुत ज़्यादा उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसका कंसेप्ट ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं क्रिप्टो करेंसी क्या है। जो भी सुनता है, जो भी जैसे कहता है सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। इवन तो के हमारे पढ़ा लिखा नौजवान भी इस चीज़ को फ्रॉड समझ रहा है। और जब कि आने वाला सारा दौर डिजिटल दौर है, डिजिटल वक्त है, हर एक चीज़ डिजिटल में कन्वर्ट होती चली जा रही है। तो दोस्तों सबसे पहले ये डिजिटल करेंसी यानी कि डिजिटल कैश, डिजिटल गोल्ड और क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। पहले मैं आप लोगों को दोस्तों थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। बहुत स्टार्टिंग में जब दुनिया ने ट्रेड स्टार्ट किया था तो कैसे ट्रेडिंग होती थी। सिंपल चीज़ों के बदले चीज़ें देते थे। जैसे एक बंदा दूध लेके गया है, मार्केट से गंदम ले आया। दूसरा बंदा बकरियाँ वगैरह लेके गया है और गाय ले आया। कोई गाय लेके गया है, बकरियाँ ले आया। फिर क्या हुआ, इस चीज़ को हम कहते हैं बार ट्रेडर। उसके बाद क्या हुआ कि दूध वाले ने कहा जी मुझे गंदम नहीं चाहिए, मुझे तो कोई और चीज़ चाहिए, तो अब मैं तो गंदम नहीं लूँगा। तो उसने सोचा कि हम कोई एक ऐसी चीज़ दरम्यान में रखें जिसकी वजह से हम इसको मतलब कि दो हर एक के लिए एक्सेप्टेबल हो। तो उस दौरान एक चमकती और एक खूबसूरत नजर आने वाली धात के पीस को जो दरम्यान रखा गया, जो सभी को भाती थी, सभी को अच्छी लगती थी और सभी उसके लिए भाग दौड़ करते थे। तो दोस्तों वो चीज़ थी गोल्ड। इस तरह गोल्ड को ट्रेड में इंट्रोड्यूस ना तो किसी गवर्नमेंट ने करवाया था, ना किसी मजहब ने करवाया था और ना किसी ग्रुप ने करवाया था, बल्कि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। फिर क्या हुआ, वक्त बदलता गया, गोल्ड से आगे कॉइन्स बनने शुरू हो गए, उनके सिक्के बनने शुरू हो गए। उन पर ना तो स्टैंप लगती थी, ना तो उनको कंट्रोल होता था, ना उन पर कोई सीरियल नंबर होता था। हर एक इंसान उन पर ट्रस्ट करता था। फिर क्या हुआ, जब गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुई, उन्होंने सोचा कि ये सारा पैसा गोल्ड वगैरह कंट्रोल तो आवाम के पास है, तो अब हम किस तरह से इस पर कंट्रोल हासिल करें। उन्होंने टैक्स वगैरह लिया, लेकिन उससे थोड़ी सी जजिया वगैरह लिया, लेकिन उससे पेट नहीं भरा, उनसे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। तो उन्होंने पूरी इकॉनमी को अपने कंट्रोल में करने के लिए, आवाम से सब कंट्रोल हासिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा गोल्ड अब हमें दो, इसकी अगेंस्ट हम करेंसी आपको देंगे, इसका बैकअप यानी कि रिजर्व हम गोल्ड रखेंगे और उसके अगेंस्ट करेंसी छापेंगे। गोल्ड चोरी हो जाता है, गिर जाता है, गुम हो जाता है, नुकसान होगा। अगर नोट चोरी हो जाता है, गिर जाता है, तो उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं कि और नोट उसके अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बार ट्रेडर इख्तिताम होकर गोल्ड पर ट्रेड होने लगी और उसके बाद करेंसी इंट्रोड्यूस हुई। आज क्या होता है, मैं बैठा हुआ हूँ, गवर्नमेंट ने इतना % इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, इतनी कम डिवेल्यूशन होगी, इतनी ज़्यादा डिवेल्यूशन होगी कोई मनी, क्या कुछ होगा, सारे गवर्नमेंट हमें कंट्रोल ले गया। अगर हम कोई भी चीज़ काम करते हैं तो पहले गवर्नमेंट उस पर इफेक्टिव होती है। इस चीज़ से निकलने के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा सोचा कि किस तरह इस चीज़ से हम बाहर निकले। 90s में गोल्ड क्रिप्टो 90s में करेंसी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, बहुत ज़्यादा जो है ना इन्होंने छापनी शुरू कर दी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब बातें थी कि इसका हम रिजर्व रखेंगे, लेकिन इसका कोई रिजर्व नहीं होता। अमेरिका ने बेतहाशा डॉलर प्रिंट किया, लेकिन उसके पीछे कोई गोल्ड रिजर्व नहीं रखा हुआ। जी दोस्तों, अगर ये बात अभी आपको समझ नहीं आएगी, कुछ टाइम बाद, साल 2 साल 3 साल बाद ये मीडिया खुद लीकेज कर देगा कि वाकई ऐसी बात है। पाकिस्तान का स्टेट बैंक, इन्हें कोई रिजर्व नहीं रखेंगे। पहले तो कहते हैं जितने हम नोट छापते हैं उसकी अगेंस्ट हम रिजर्व रखते हैं। फिर क्या हुआ, अब कहते नहीं, उसका कुछ % रिजर्व रखते हैं हम, पूरा गोल्ड रिजर्व नहीं रखते हम। 70s में दोस्तों करेंसी नोट बहुत ज़्यादा प्रिंट हुए, लेकिन इनके पीछे कोई रिजर्व नहीं थे। उसके बाद लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि किस तरह से हम इसे जान छुड़ाएं।
जैसे अमेरिका का डॉलर, यूएस डॉलर पूरी दुनिया में एक सेंट्रल करेंसी बन चुकी है और जो भी पे करता है इंटरनेशनल पेमेंट वो सब इसकी वजह से होती है। फिर क्या हुआ, लोगों ने सोचा शुरू कर दिया कि किस तरह से हम इसे जान छुड़ा। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जो है ना पूरी दुनिया पे अपनी करेंसी छाप कर कंट्रोल हासिल कर लिया। अब कुछ ग्रुप्स और लोग से सोचना शुरू हो गए किस तरह से हम इसे जान छुड़ा सकते हैं, किस तरह से हम निजात हासिल कर सकते हैं, दोबारा से हम कैसे आज़ाद ट्रेडिंग कर सकते हैं और दोबारा से कैसे हम जो है ना डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं इस करेंसी को। तो दोस्तों क्या हुआ कि 1990s के बाद एक शख्स या ग्रुप ऑफ पीपल्स ने, जिनका नाम था सतोशी नाकामोटो ने एक कंसेप्ट दिया, लेकिन वो कंसेप्ट किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। लोग कह रहे थे कि नहीं ये बेवकूफ़ाना हरकत है, ये बेवकूफ़ाना कंसेप्ट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसने कहा था कि अगर इस तरह की हम कोई करेंसी बनाएं जो जिसका कंट्रोल के गवर्नमेंट के पास ना हो बल्कि लोगों के पास हो, तो वो करेंसी ज़्यादा बेहतर होगी और हम उस पर आज़ादी से एक दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं और पूरी दुनिया में कहीं पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उसको फ़ायदा उठाया। 2008 में बिटकॉइन इंट्रोड्यूस कराई, लेकिन तब भी लोगों ने उसको ट्रस्ट नहीं किया। और आज आप लोग देख रहे हो बिटकॉइन कहाँ पर है। जिस वक्त इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको इस बात समझा रहा हूँ तो तकरीबन $62,000 से क्रॉस कर चुकी है बिटकॉइन, यानी कि तकरीबन पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपये बनते हैं। तो क्या हुआ, अब उसके बाद जो है ना जब उन्होंने लोगों ने देखा कि कंसेप्ट वाकई ही काफ़ी वैलिड है और काफ़ी मतलब एक्सेप्टेबल है, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी आने शुरू होगी। कुछ दोस्त अब सवाल करते हैं कि जी इसके क्रिप्टो करेंसी का ऑनर कौन है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताएं, जब बार ट्रेडिंग में गोल्ड का मालिक कौन होता था, उसको कंट्रोल कौन करता था? उसका मालिक जो है ना कोई नहीं था, जिसके पास गोल्ड था वो मालिक था, कंट्रोल नहीं था, वो डिसेंट्रलाइज था वो। और अब इसी तरह ही बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसी का कोई ऑनर नहीं है और जिसके पास होगी वही उसका जो है ना ऑनर होगा। इसकी एक एग्जांपल, और ये सारी चीज़ें ट्रस्ट पे चलती हैं। मैं बता दूं ये क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है, ब्लॉक चेन्स होती है और इसके अंदर जितने ज़्यादा लोग इंगेज होते हैं उतने ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है। अब लोग कहें इस बात में कन्फ्यूज़ होते हैं कि हर बंदा इसको माइनिंग कर रहा है, हर बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसकी वर्थ क्या होगी? तभी तो इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा होगी। अगर लोग एक बंदा है उसे घर में अपने क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस कराइए, घर ही के अंदर ही है, बाहर उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराया तो कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन उसको कबूल करेगा, कौन उस पर वर्क करेगा, कौन उसको ट्रस्ट करेगा? तो इस तरह उसकी कोई वर्थ नहीं होगी। उस चीज़ की हमेशा सबसे ज़्यादा वर्थ होती है जो लोग जिसमें लोग सबसे ज़्यादा इंगेज होते हैं। तो उसके बाद ये एक्चुअली में होता क्या है, वर्किंग कैसे करते इसके अंदर। तो दोस्तों इसकी ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर जो है ना पूरी वर्किंग की जाती है। उसको जब कंप्यूटर इंस्टॉल कर दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो लोग इस पर वर्क कर रहे होते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, इसकी माइनिंग वगैरह करते हैं, तो आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी कॉइन्स उसके अकाउंट में डाल दी जाती हैं। जब ये अपने मतलब बालग मतलब पर ग्रोथ पे पहुंच जाती है, टॉप पे पहुंच जाती है, उसके बाद इसकी माइनिंग बंद कर दी जाती है या बहुत स्लो कर दी जाती है। जैसा मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि बिटकॉइन की अभी तक माइनिंग हो रही है। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि हम इसके अंदर इजीली बहुत आसानी से एक दूसरे को अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके अंदर किसी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। बस इसके अंदर क्या है, लोगों का कंट्रोल होता है। जिसके पास ये बिटकॉइन होती है उसी को इसका ऑनर होता है। और आने वाला वक्त पूरा डिजिटल करेंसी यानी कि डिजिटल गोल्ड, आप क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल गोल्ड भी कह सकते हैं, उसका पूरा दौर है, उसके अंदर पूरी वर्किंग हो रही है। तो मेरे दोस्तों आज पाकिस्तानी लोग जितना इसे पीछे रहे, जैसे आईटी से पाकिस्तान आजकल बहुत ज़्यादा पीछे, क्यों कि हमने आईटी को फजूल चीज़ समझा हुआ था। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग जितने ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, हम जितनी जल्दी इस चीज़ को, इस इनकलाब को कबूल कर लेंगे, दोस्तों याद रखो उतना ही फ़ायदे में रहेंगे। इस इनकलाब ने, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा इनकलाब आए थे
जिन्होंने बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस आई थी, जिन्होंने बहुत कुछ चेंज किया। लेकिन डिजिटल करेंसी एंड डिजिटल गोल्ड ने जितना रिवोल्यूशन लेकर आया, जितने इस इनकलाब की वजह से लोग अमीर से अमीर तरीन हो गए, हमारी सोच है। वो लोग जो रेडियो पर थे वो जहाज़ों पर, हेलीकॉप्टर्स पर पहुंच चुके, उन्होंने अपने जेट्स ले लिए। रीज़न क्या थी? उन्होंने इस चेंज को एक्सेप्ट किया, उन्होंने इस इनकलाब को एक्सेप्ट किया और इसके साथ चलना शुरू हो गए। दोस्तों, जितनी जल्दी हम पाकिस्तानी कौम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतनी जल्दी उतना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और जितना ज़्यादा लेट होंगे तो याद रखें उतना ही पीछे रह जाएंगे। जैसे दुनिया से ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा पीछे, जिस IT में हम बहुत ज़्यादा पीछे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये छोटा लेक्चर ने आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर किया होगा। मैं नहीं कहता कंप्लीट आपको समझ आ गई होगी, लेकिन किसी हद तक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। डिजिटल करेंसी क्या चीज़ होती है और किस तरह वर्किंग करती है और क्या इसका फ़ायदा है। तो दोस्तों, आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा अगर आप लोगों को मेरी चीज़ पसंद आती है और मेरी वीडियो पसंद आती है। अगर किसी दोस्त को अभी तक कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे कमेंट्स करें, मैं उसको फर्दर और अच्छी तरह से समझा दूँगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। आज के लेक्चर बस।